चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऐतिहासिक दस्तावेजों से एक ऐसे साम्राज्य की कहानी निकालने वाले हैं जिसका राज पूरे 700 सालों तक चला। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश की। ये कोई छोटा मोटा शासन नहीं था, ये एक ऐसा विशाल साम्राज्य था जिसने इस पूरे क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और भूगोल को जड़ से आकार दिया। तो आइए मूल ग्रंथों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के जरिए इस राजवंश के विस्तृत इतिहास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में हम इन 6 प्रमुख पड़ावों से गुजरेंगे। तुम्बाड़ में नींव, रतनपुर का स्वर्ण युग, संप्रभुता और विस्तार, संघर्ष और अंधकार युग, मुगलों से संबंध और अंततः विभाजन और मराठा विजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1, तुम्बाड़ में नींव, प्रारंभिक कलचुरी राजा। अब देखिए, मूल रूप से ये वंश त्रिपुरी के कलचुरियों की ही एक शाखा था, लेकिन दक्षिण कोसल में इन्हें असली सफलता दिलाई कलिंगराज ने। 1000 ईस्वी के आसपास कलिंगराज ने तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद गद्दी पर बैठे उनके महत्वाकांक्षी बेटे कमलराज, जिन्होंने त्रिपुरी के शासक गांगेयदेव को उड़ीसा आक्रमण में भारी सैन्य मदद दी थी। और फिर एंट्री होती है रत्नदेव प्रथम की, जिन्होंने इस वंश की दिशा ही बदल कर रख दी। हमारे मूल स्रोत भी बिल्कुल यही कहानी बताते हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के ऐतिहासिक वृत्तांत को अगर हम देखें तो यह साफ हो जाता है कि 1000 ईस्वी के करीब कलिंगराज ने कोसल पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने तुम्बाड़ के जंगलों और पहाड़ियों से घिरे तुम्बाड़ खोल क्षेत्र में अपनी राजधानी बसाई और वहीं से शांतिपूर्वक अपने राज्य को बढ़ाना शुरू किया। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, रतनपुर का स्वर्ण युग, एक नई राजधानी। रत्नदेव प्रथम के दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सत्ता का केंद्र हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने अपनी राजधानी तुमान से हटाकर 72 किलोमीटर दूर रतनपुर में शिफ्ट कर दी। उन्होंने कुमाऊं के अधिपति की कन्या नोनू वल्ला से विवाह किया था। डॉक्टर मिराशी के अनुसार जहां आज रतनपुर है, वहां प्राचीन काल में मणिपुर नाम का गांव हुआ करता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि नई राजधानी बनाने के बावजूद रत्नदेव ने कभी तुम्बाड़ को नहीं छोड़ा। अपने पूर्वजों के सम्मान में उन्होंने पुरानी राजधानी से अपना जुड़ाव हमेशा बनाए रखा। जरा इन पौराणिक नामों पर गौर कीजिए, ये सच में काफी दिलचस्प है। स्थानीय मान्यताओं में रतनपुर को 4 युगों में विद्यमान माना गया है, इसीलिए इसे चतुर्युगी पुरी भी कहा जाता था। सतयुग में मणिपुर, त्रेता में माणिकपुर, द्वापर में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर। इसके अपार धन वैभव के कारण इसे कुबेरपुर भी कहा गया। ये साफ दिखाता है कि स्थानीय संस्कृति में यह नई राजधानी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी थी। तीसरा अध्याय, संप्रभुता और विस्तार, शक्ति का चरम। पृथ्वीदेव प्रथम का सकल कोसलाधिपति की भव्य उपाधि धारण करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये उनकी विशाल क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा की शुरुआत थी। और इस साम्राज्य विस्तार में विग्रहराज और सोड़देव नाम के उनके 2 बेहद काबिल मंत्रियों का बहुत बड़ा हाथ था। पृथ्वीदेव के बाद सत्ता आई जाजलदेव प्रथम के हाथों में। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वो इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता पूरी तरह से खत्म कर दी और अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और इस संप्रभुता को दिखाने के लिए उन्होंने खुद अपने नाम के सोने और तांबे के सिक्के तक जारी कर दिए। जाजलदेव प्रथम की उपलब्धियों की लिस्ट अविश्वसनीय रूप से लंबी है। उन्होंने बस्तर के राजा सोमेश्वर को युद्ध में रानियों और मंत्रियों सहित बंदी बना लिया था। उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार दूर दूर तक किया और अपने ही नाम पर जाजल्यपुर, यानी जिसे आज हम जांजगीर कहते हैं, शहर की स्थापना की। इतिहास में यह भी दर्ज है कि वे मकरध्वज जोगी के साथ एक तीर्थ यात्रा पर गए, जिसके बाद वे कभी लौटकर नहीं आए। एक रहस्य जो आज भी बरकरार है। जाजलदेव के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने भी इस शानदार विरासत को आगे बढ़ाया। रत्नदेव द्वितीय को तो 36 विद्याओं का ज्ञाता माना जाता था। इसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय का शासन आता है, जिनके समय में कलचुरियों के सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं। इनके एक बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति थे जगपाल, जिन्होंने बस्तर क्षेत्रों पर कब्जा किया और राजीव के मशहूर राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। चौथा अध्याय, संघर्ष और अंधकार युग, संकट और उत्तरजीविता। खैर, इतिहास का एक कड़वा सच है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा टॉपर नहीं रहता। इस दौर में भयंकर नाटकीय घटनाएं हुईं। जाजल्यदेव द्वितीय को तो एक मगरमच्छ ने ही पकड़ लिया था, जिससे वे मुश्किल से बचे। उन्हीं के समय में त्रिपुरी का एक भीषण आक्रमण भी हुआ। बाद में रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में राज्य में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि राजकोष खाली हो गया और सेना कमजोर पड़ गई।
ऐसे मुश्किल वक्त में उनके योग्य मंत्री गंगाधर ब्राह्मण ने मोर्चा संभाला और खरोद में प्रसिद्ध लक्षणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाकर राज्य को स्थिर किया। लेकिन इसके बाद जो होता है वो हैरान करने वाला है। 1195 से 1235 ईस्वी तक प्रताप मल्ल के शासन के बाद इतिहास में अचानक एक बहुत बड़ा सन्नाटा छा जाता है। पूरे 300 साल, 300 वर्षों का एक ऐसा अंधकार युग आता है जिसके दौरान छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का कोई भी अभिलेख या जानकारी नहीं मिलती। यह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 5वां अध्याय, मुगलों से संबंध, अधीनता की शुरुआत। 300 साल के इस रहस्यमयी अंतराल के बाद जब ये साम्राज्य दोबारा इतिहास के पन्नों पर दिखाई देता है तो उनका सामना सीधे मुगलों से होता है। यहाँ एक ऐतिहासिक विवाद है जिसे समझना जरूरी है। पुरानी मान्यताएं कहती थीं कि राजा कल्याण साय 1490 में दिल्ली गए थे, लेकिन तुजुक-ए-जहांगीरी का स्पष्ट वर्णन हमें बताता है कि कल्याण साय वास्तव में जहांगीर के दरबार में उपस्थित थे। असल में जहांगीर के बेटे परवेज ने इलाहाबाद से कल्याण साय को दरबार में पेश किया था। यहाँ कल्याण साय ने युद्ध और विनाश से बचने के लिए मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और इस शांति के बदले में जो नजराना दिया गया वो बहुत बड़ा था। मुगलों को 80 हाथी और 1 लाख रुपए की भारी रकम चुकाई गई। ये कलचुरी साम्राज्य के कमजोर पड़ने का सबसे पहला बड़ा संकेत था। छठा और आखिरी अध्याय, विभाजन और मराठा विजय, साम्राज्य का पतन। मुगलों की अधीनता के बाद जो काम बाहरी दुश्मन सदियों तक नहीं कर पाए थे वो काम अंदरूनी कलह ने कर दिया। राजा जगन्नाथ की मृत्यु के बाद पूरा कलचुरी साम्राज्य 2 टुकड़ों में बंट गया। बड़े बेटे वीर सिंह को रतनपुर मिला और छोटे बेटे देव सिंह को रायपुर का राज, जो पहले खलवाटिका को राजधानी बनाकर शासन करते थे। इस एक बंटवारे ने दोनों शाखाओं के बीच की एकता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और साम्राज्य की नींव बिल्कुल खोखली हो गई। और इसका सबसे भयानक नतीजा 1741 में देखने को मिला, जब मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। तब रायपुर शाखा के कलचुरियों ने अपने ही भाइयों की कोई मदद नहीं की। रतनपुर के तत्कालीन राजा रघुनाथ जी थे। एक बहुत ही मामूली सी लड़ाई के बाद रानियों ने सफेद झंडा फहराकर मराठों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बस इसी तरह बिना किसी बड़े संघर्ष के रतनपुर पर मराठों का कब्जा हो गया। अपने अंतिम पतन से पहले डॉक्टर मिराशी जैसे इतिहासकारों के अनुसार कलचुरी खुद को बड़े गर्व से है वंशी कहा करते थे। वे अपनी उत्पत्ति पौराणिक राजा सहस्रार्जुन से मानते थे और अपने अभिलेखों में खुद को सोमवंशी और सूर्यवंशी दोनों बताते थे। लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। जरा सोचिए, जिस साम्राज्य ने 700 से ज्यादा सालों तक राज किया, जिसने बड़े बड़े राजाओं को धूल चटाई और इतनी भव्य राजधानियां बसाईं, वो आंतरिक विभाजन के कारण इतना खोखला कैसे हो गया कि महज 1 लाख रुपए की मराठा मांग और एक मामूली सी लड़ाई के बाद उसने इतनी खामोशी से घुटने टेक दिए। इस ऐतिहासिक पतन की कहानी हमें सत्ता और एकता के मायने सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।